नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कर रहे हैं। किस विषय का? सामाजिक विज्ञान का। आपके 80 का पूर्णांक होगा, 3.25 घंटे का आपको पता है पेपर होगा। परीक्षा का टाइम है वो नज़दीक आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका परीक्षा से पूर्व समय का मूल्यांकन करने का और आपके जिस भी चैप्टर में कमी रही हो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। आपको शेखावाटी मिशन करवाया जा चुका है। आपको जो अपने संजीव डेस वर्क है उसके मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपका एक भी मार्क्स है वो कटेगा, क्योंकि मैंने अपने वादे का पूरा पालन किया है। अब आपने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये आपकी जिम्मेवारी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपके भविष्य का निर्माण कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो अभी आपने समय नहीं दिया तो प्यारे विद्यार्थियों, अब भी जागने का समय है। जाग जाएं और सचेत हो जाएं, अपने भविष्य का निर्माण करें। अपने चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं ये भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में कॉपी कैसे लिखते हैं ये भी डाला जा चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये पूरा पेपर समझाने की कोशिश करूंगी। आप इस पेपर को कैसे हैंडल करोगे और आपके इस पेपर में से कितने प्रश्न हैं वो हल हो रहे हैं, कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, ये आप अपना मूल्यांकन करें। खंड ए लगा दे प्यारे विद्यार्थियों, और खंड ए में पहला प्रश्न है, क्योंकि खंड ए में आपने सामने 18 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव होंगे। 18 प्रश्नों को हल करके हम 18 में से 18 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है। प्यारे विद्यार्थियों, 18 मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। और अगर आपकी थोड़ी कमी रही है तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास जरूर हो सकते हैं, ये गारंटी। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस कौन है? यूरोप का एक देश है। तो फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में फ्रांस एक देश है। तो ये जो टिप्पणी है किसने की है? ये की है मैटरनिक ने। किसने की है? मैटरनिक ने। क्योंकि समय कम है इसलिए आपको सीधा आंसर बताने का प्रयास करूंगी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम। 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था, अनुबंधित व्यवस्था आपने नाम सुना होगा गिरमिटिया व्यवस्था का। तो उसका नाम बताना है। अनुबंधित मतलब एक समझौता करके मजदूरों को या जो श्रमिक होते थे काम करने वाले, उनको दूसरे देश में ले जाया जाता था और उनको कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर या गिरमिटिया व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्यारे विद्यार्थियों, वह है जे.एन. टाटा ने, जमशेद जी टाटा, जे.एन. टाटा मतलब जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह और इस्पात संयंत्र किस वर्ष लगाया था? तो 1907 में लगाया था। अगस्त का महीना था, 26 अगस्त का दिन था और 1907 साल थी। चीन में किताबों का सुलेखन अच्छा लिखने वाले करने वाले क्या कहलाते थे? खुशनवीसी। क्या कहलाते थे? खुशनवीसी। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब होती है? प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर को बचाने के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, क्योंकि टाइगर की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। 1970 के दशक में ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी कि अपने देश में टाइगरों की संख्या थी वो कम होती जा रही थी। तो एक प्रोजेक्ट चलाना पड़ा 1973 में। कब चलाना पड़ा? 1973 में। विनिर्माण उद्योग का उदाहरण देना। विनिर्माण का मतलब जहाँ कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, उसका उदाहरण देना। तो कागज उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, चीनी उद्योग उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कपास की फसल के लिए, कपास आप जानते हो, कपास कौन सी फसल है? व्यवसायिक फसल है। व्यवसायिक फसल का आपको ध्यान होगा, वो फसल जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बोई जाती है उसको कहते हैं व्यवसायिक फसल, और कपास उसी में से एक फसल है। तो ये कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है? तो इसके लिए काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले भारत में हुई थी गोवा में।
परिवहन का सबसे सस्ता साधन प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है, ये भी बताया हुआ है। जब मैंने शेखावाटी मिशन 100 की PDF आपको हल करवाई तब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया था उसमें। आपने अब तक भी अच्छे से तैयारी नहीं की तो उस PDF को दो बार वीडियो में सुने, एक बार आप खुद से पढ़े, तो आपके पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरी शुभकामना भी है आपके साथ। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। इनमें से कौन सा विषय है वो राज्य सूची का है? अगर विषय का आपको ध्यान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनी हुई हैं। संघ सूची में कौन से विषय हैं जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व के विषय, और राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पे राज्य का हित जुड़ा होता है और राज्य सरकार है वो उस पर कानून बनाती है, राज्य की विधायिका उस पर कानून बनाती है। और समवर्ती सूची वो है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों के महत्व के लिए का होता है वो, और दोनों सरकार यानी दोनों की विधायिकाएं उस पर कानून बना सकते हैं। व्यापार है, कृषि है, पुलिस है, या उपरोक्त सभी है? तो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? स्थानीय सरकार, आपको पता है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को संविधान में दर्जा दिया गया था, और इसमें कितनी प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया? 1/3। कितना? 1/3, या वैसे बोले तो 33%। कितना प्रतिशत? 33%। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों हम कि भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण भी करता है और उन्हें मान्यता भी देना है, वो संस्था कौन सी है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली जो संस्था है उसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कह सकते हैं, या भारत निर्वाचन आयोग कह सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पर। इनमें से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवगुण है वो बताना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुण तो हमें पता है कि उत्तरदायी जवाबदेह सरकार होती है, इसमें पारदर्शिता भी होती है। अब हमें अवगुण बताना है। अवगुण मतलब कमी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी जो फैसले हैं वो सहमति से लिए जाते हैं, विचार विमर्श से लिए जाते हैं। तो फैसले लेने में क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सबका हम व्यू लेंगे, सबकी इच्छा जानेंगे, सबकी सहमति लेंगे तो टाइम तो लग ही जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द ऑप्शन अपना सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना भी है, व्यापार को विदेशों में फैलाना भी, अपने सामान और सेवाओं का विदेश में बेचना भी, उपरोक्त सभी है। 18 का प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लास्ट प्रश्न। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था, इस कानून का क्या नाम है? तो इसका नाम है सूचना का अधिकार पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार या सूचना का अधिकार है वो 2005 में लागू किया गया था। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हमारे सामने होंगे 6, और इनमें से आप देखें कितने सही कर पा रहे हो। 1834 में, साल कौन सी? 1834। पर्सा, यूरोपीय देश है पर्सा, और उसकी पहल पर क्या बना था? एक संघ बना था, शुल्क संघ। कौन सा संघ? शुल्क संघ। कब? 1834 में। नाम क्या था? जिविलारायन संघ। हमारे देश की अंबिका किस्म की कॉफी की किस्म है अरेबिका। क्या नाम है? अरेबिका। 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच चली थी? ठाणे के बीच। अगर आपके सही हो रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतर है। लोकतंत्र में फैसले सहमति के अनुसार लिए जाते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने की प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभाती हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से 12 होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा था? अमेरिका पे पड़ा था। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस किस साल में आई थी आर्थिक मंदी? ये भी लिखना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई कब थी। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि कहाँ के थे?
जर्मनी के रहने वाले थे। राजा रवि वर्मा कौन है? भारत के विख्यात चित्रकार हैं। राजस्थान का कौन सा समाज है? वो पशु प्रेमी और पेड़ों के भी प्रेमी, पशु और पेड़ पौधों के प्रेमी है, वो विश्नोई समाज। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन स्थानों को मिलाता है? तो दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता, इन महानगरों को, महानगर मतलब बड़े नगर, इन महानगरों को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये 6 लेन वाली परियोजना है। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नारीवादी आंदोलन, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार की मांग करने वाला एक आंदोलन है, उसको कहते हैं नारीवादी आंदोलन। लोकतंत्र के 2 मुख्य तत्व कौन से? एक तो समानता है, एक न्याय है, बिल्कुल है। समर्थक ऋणाधार क्या है? तो समर्थक ऋणाधार जो ऋण ले रहा है उस व्यक्ति की का समर्थन करने वाला, कहने का मतलब। तो उसका समर्थन कौन कर रहा है? उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पास जो संपत्ति है वो समर्थक ऋणाधार के रूप में काम करेगी। वो गारंटी देगी कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तब बैंक उसको ऋण देगा। WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को। खंड ब में हमारे सामने 2 मार्क्स वाले प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से आप कितने कर पाते हो? तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा अपनाई गई नागरिक संहिता जो कब अपनाई थी? 1804 में। 4 विशेषता बतानी इसकी। तो इसमें एक तो संपत्ति के अधिकार की रक्षा की बात कही गई थी, एक सामंती व्यवस्था को खत्म करेंगे इसकी बात हुई थी, एक कानून में समानता की बात हुई थी, और एक हुआ था कि आधुनिक कानून का जो मॉडल है वो इसी को अपनाया गया था नेपोलियन संहिता के आधार पर। सिल्क रूट क्या है? तो ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, जहाँ से व्यापारिक मार्ग था यानी व्यापारी इसी मार्ग से गुजरते थे, जिसमें ये अपने बंगाल है और चीन है। यहाँ पे रेशम उत्पादित होता था और यहाँ का रेशम अफ्रीका और अन्य अफ्रीका और यूरोपीय महाद्वीप तक जाता था, उसको कहते थे व्यापारिक मार्ग। भूमि निम्नीकरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं? पेड़ लगा के कर सकते हैं, रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करके कर सकते हैं। व्यावसायिक फसलें क्या हैं? जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कपास है, मूंगफली है, चाय है, कॉफ़ी है। बेल्जियम अपनी जातीय समस्या को किस प्रकार हल कर सका? तो बेल्जियम और श्रीलंका 2 की इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम ने किस प्रकार अपनी जातियों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी प्रदान करके अपनी समस्याओं को सुलझा लिया था, जबकि श्रीलंका में सिर्फ एक ही जाति को विशेष फैसिलिटी देकर, विशेष अधिकार देकर, सीएलई लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी देकर वहाँ की समस्याएं आज भी उलझी हुई हैं। तो जातीय समस्या को बेल्जियम ने तो सुलझा लिया था, श्रीलंका नहीं सुलझा पाया। जातिगत असमानता दूर करने के लिए कोई 2 सुझाव कौन से हैं? तो जातिगत असमानता को हम दूर कर सकते हैं, एक तो जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको खत्म करके, फिर जातियों का जो स्ट्रक्चर है, जातीय संरचना जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सुधार करके। प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति की किसी देश की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी में क्या है? लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो योगदान है आउटपुट में, वो योगदान काउंट नहीं होता। प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये व्यक्ति काबिल है लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा। तृतीय क्षेत्र का महत्व बताना है। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र का महत्व है कि प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्र है उसकी गतिविधियों में सहायक है। ये तृतीय क्षेत्र का महत्व है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं वहाँ पे सहायक है। और ये सेवा क्षेत्र है, देश को सेवा क्षेत्र सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताना है। तो मानव विकास सूचकांक किसी देश या राज्य के विकास को मापने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। और ये विकसित और विकासशील अल्प विकसित देशों के बीच अंतर करने में भी सहायक है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं खंड स है। मेरे विद्यार्थियों, खंड स लगा दें कॉपी में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना शुरू कर दें।
कोई भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको खाली नहीं छोड़ के आना है, पूरा का पूरा अच्छे से करके आना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसी की मदद करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद कर दिया था? तो इसके लिए तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कपास भारत में उत्पादित होता था उसको कहाँ लेके जाती थी ब्रिटिश सरकार? ब्रिटेन में। और वहां पे जो बना हुआ कपड़ा होता था उसको कहाँ लाते थे? भारत के बाजार में। इसलिए भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग थे वो बर्बाद हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद में औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा मिला? तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के जितने भी देश थे उसमें ब्रिटेन भी था। तो ब्रिटेन ये देश अपने जो भी कारखाने थे, बड़े बड़े उद्योग थे, उनमें हथियार बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि युद्ध में तो हथियारों की आवश्यकता होती है। और इसलिए भारत के जो उद्योग हैं उनको अब काम मिल जाता है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण करने के उद्देश्य ये है कि भारत की जो भूम जल है, भूमि के नीचे का जो जल है वो कम होता जा रहा है, और वो विशेष करके क्या है? पीने का पानी है। तो पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए वर्षा जल संग्रहण बहुत ज़रूरी है, और इससे सिंचाई भी की जा सकती है, इससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे बहुउद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी होती हैं? जिनसे एक से अधिक उद्देश्य पूरे होते हैं, जैसे पर्यटन भी होता है, रोजगार भी मिलता है, बिजली भी मिलती है, पानी भी मिलता है, सिंचाई भी मिलती है। तो ये परियोजनाएं हैं, और इनमें बहुत सी परियोजनाएं हैं, उनका नाम याद रखें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से नुकसान भी होता है, क्योंकि जहाँ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाएंगी, तो वहाँ से पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो वो पर्यावरण को नुकसान होगा, वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा तो वो लोगों का विस्थापन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में वर्णित विधायी शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं रेखांकित कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था की 4 विशेषता कौन सी है? एक तो शक्तियों का बंटवारा होता है, और ये शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। फिर संविधान यहाँ सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, और विधायिका के 2 दल होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख विशेषता बतानी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है वस्तु के बदले वस्तु। इसकी समस्याएं क्या है? तो वस्तु के बदले जब हम वस्तु खरीदेंगे तो हमें वस्तु ही देनी पड़ेगी, और अगर हम मुद्रा के बदले वस्तु खरीदेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये समस्या पैदा करती है वस्तु विनिमय प्रणाली। स्वयं सहायता समूह की क्रियाविधि को समझाइए। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? अगर ये पता है तो आप इसकी क्रियाविधि भी लिख सकते हो। इसमें 15 से 20-25 लोग हैं, वो इकट्ठे होकर एक सहायता समूह चलाते हैं, जो इनसे जुड़े हुए होते हैं उनको जैसे ऋण देना, उनकी सामाजिक सहायता करना, आर्थिक सहायता करना। तो ये महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सशक्तिकरण मतलब इनको मजबूत बनाते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देते, बिल्कुल। आय व्यय की गतिविधियों बढ़ाते हैं, और आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान और महिलाओं की भूमिका क्या थी? प्यारे विद्यार्थी, 1930 में चला गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, वही आंदोलन है जिसमें किसान और महिलाओं ने किस प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस आंदोलन को सफल आंदोलन के रूप में चिन्हित किया। नेक्स्ट है, रोलट एक्ट क्या था? तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बना दिया था जिसको काला कानून भी कहते हैं, और इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता था। ना दलील थी, ना वकील था, कोई सुनवाई नहीं थी। तो इस समय प्रदर्शन किए गए, और इसके बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। राजनीतिक दल क्या है? तो एक संगठित विचारधारा, संगठित सिद्धांत, एक लोगों का समूह होता है जिनके अपने सिद्धांत हो, एक निश्चित सिद्धांत हो, निश्चित विचारधारा हो, उसको कहते हैं राजनीतिक दल। किसी भी राजनीतिक दल के 2 गुण कौन से होने चाहिए? एक तो उनके अंदर लोकतांत्रिक जो भी अनुशासन है वो होना चाहिए, उनके मध्य चुनाव होने चाहिए, और वो जनता को शिक्षित करें और सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। प्रश्न
का जो 20 का जो प्रश्न है अपना, उसमें मानचित्र भरना है। अमरकटक, बोकारो, अजमेर, पारादीप, खेतड़ी, रानीगंज, रत्नागिरी और कांडला। अमरकटक मध्य प्रदेश में है, बोकारो झारखंड में, अजमेर राजस्थान में, पारादीप उड़ीसा में, खेतड़ी राजस्थान में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में और कांडला कहाँ, गुजरात में। अब हम इसको भरेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र को। हाँ, अब हम मानचित्र भरना शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब ये अपना मानचित्र है, इसमें देख सकते हैं आप खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान की ताम्बर नगरी है। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है। कांडला कहाँ है, गुजरात में। अमरकटक मध्य प्रदेश में है। बोकारो झारखंड में है। ये बिहार है, बिहार के नीचे क्या है, ये झारखंड है, और झारखंड में क्या है, बोकारो है। रानीगंज कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तो ये मैप के माध्यम से भी मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बिल्कुल क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट और दूसरे पेपर के साथ। तब तक मस्त रहें, पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखें। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी शुभकामना।